मैं 43 बरस का होने को हूं। मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा सुकून के 3 मिनट कभी नहीं बीते हैं। जिन्होंने वाचा दी, जिन्होंने कर्म का बोध दिया, जिन्होंने संस्कार दिया, उनको बोलते हुए देखना, दुनिया जहां के मंचों पर बोलने का मौका मिला है, पर आज अपनी मां को मैं माइक के सामने देखकर बहुत अभिभूत हो गया हूं। देखो, थोड़ी देर तो हम अपनी जबान में बात कर, लेकिन बाकी बात हिंदी में शिफ्ट हो जाए, काहे से जो मंच पे बैठे लोग हैं उन्हों के बात समझ में आनी चाहिए। नहीं आदमी क्या है कि मायके में बुला के अपने अपन से खुसर फुसर कर ली, पता नहीं परी का मिसकॉट हो गई। देखो, बात इतनी सी है कि हम बहुत नाराज रहते अपनी माताई से कि बताओ, जौन उम्र में बच्चा आके माताई से जिद करा थे कि मम्मी बिस्कुट चाहिए, तुमने बड़ी उम्र में हमें शहर भेज दो पढ़वे के लाने, फिर नेक और बड़े गए तो और बड़े शहर भेज दो। बाद में समझ में आई कि जितनी तकलीफ हमें हो रही थी, बात से ज्यादा हमारी माताई के हो रही थी। और जब समझ में आई कि पढ़ाई के लाने बाहर जावो बहुत जरूरी है। हमारी माता जी ने संस्कृत में एमए करो है, वे छोटे में एक श्लोक सुनाती थी, तो हम संस्कृत में आपको श्लोक भी बता देंगे और उसका हिंदी में अर्थ भी बता देंगे। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैविचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पढ़न लिखन वाले में 5 लक्षण होने चाहिए। सबसे आखिरी के हमारी माताई ने सबसे पहले करवा दो, गृह त्यागी। घर से दूर जाओ, हॉस्टल में रहो, बुआ के पास रहो, ताऊ के पास रहो, पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे कछु नहीं रखो अगर पढ़ नहीं पा रहे तो। फिर और बड़े भाई दुनिया जहां में पढ़ाई करी और पढ़ के जब समझ में आई कि किताबें नहीं पूछती हैं किनके लला हो, लड़का हो कि मौड़ी हो, रंग कैसो है, पिताजी के खलीता में पैसा कितो है, खसरा खतौनी में जमीन कितनी है, कछु नहीं पूछती किताबें। वे सिर्फ जा पूछती कि तुम कितने मन से पढ़ाई कर रहे। जिंदगी में जो कछु मिलो है किताबन की वजह से मिलो, संबंध बने, किताबन से जौन चीजें सीखी बाय अपनी जिंदगी में लगाओ, तभी जे दुनिया जहां की इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हमारे और आपके गांव में आई हैं, क्षेत्र में आई हैं। फिर हमें लगी कि ये सबरी बातें मंचन पे तो बहुत होती हैं, फिर जमीन पे का होए। कछु दिना पहले हम अमेरिका गए थे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ो देश है, सब जनन के लगत कि अमेरिका कछु कर सकत है, कछु कछु सही बात है। फिर हमें लगी कि जो अमेरिका इतना ताकतवर कैसे है। वो तो एक शहर है न्यूयॉर्क करके, उतने गए, सब जनन ने कही कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े अड़हतिया, सबसे बड़े कारोबारी यहीं बैठत। सो हमें लगी कि जय के मारे अमेरिका इतना मजबूत होए। फिर होते हम एक दूसरी बिल्डिंग में गए, होते एक अड़हतिया नहीं है तो तमाम अड़हतियन के नाम बोर्ड पे लिखे थे। को ने 1 करोड़ रुपया को दान दो तो को ने 10 करोड़ को नाम, और सबको नाम एक ही बोर्ड पे लिखो तो, और मोटे मोटे अक्षरन में नहीं लिखो तो, ऐसे पतले पतले सिंगल लाइन में। वह बिल्डिंग हती अमेरिका की सबसे जरूरी बिल्डिंग, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। तो हमें लगी कि यार हम लोगों के गलत बताई गई। पैसा वैसा ताकत वाकत तब आत जब आदमी ज्ञान की कदर करे, ज्ञान की इज्जत करे। तो हमने फिर जब सोची कि सिर्फ दूसरे देशन की, दूसरे शहरन की लाइब्रेरी देखत रहे कि अपने उते बनाए, जाके मारे जो संकल्प लो, जो संकल्प की शुरुआत है। ठीक है, अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम हिंदी में बोल दें। देवियों और सज्जनों, माता प्रसाद पुस्तकालय के शुभारंभ समारोह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये आयोजन देश राग के परचम तले हो रहा है। देश राग का जन्म कैसे हुआ ये आपको बता दूं। हमारे यहाँ कहा गया है कि संकल्प सबके सामने लो ताकि उसकी मर्यादा कायम रहे। हम और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान, जिनको मैं अपनी उस्ताद कहता हूं, अपनी गुरु कहता हूं,
अपनी मित्र कहता हूं, हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी सारी चल और अचल संपत्ति देश राग के नाम होगी। सारी संपत्ति समाज के लिए है। हमने और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान ने यह संकल्प लिया है कि हमारी देह समाज के लिए है। हमने देह दान का संकल्प लिया है। शरीर समाज का, राष्ट्र का, संपदा समाज की, राष्ट्र की। शास्त्रों में कहा गया है, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। कछु हमारे ऐसे सुरखात के पड़ नहीं लगे हमारे बाप दादा की कि हमें जमीनें मिल गई। को न छाती से बांध के ले आओ है, न छाती से बांध के ले जाए, सब हैं ही रह जाने। जो मिलो है ही मिलो, है ही खर्च करके जाने। इस भावना के साथ देश राग ने यह संकल्प लिया है कि हम बुंदेलखंड में कम से कम 100 पुस्तकालयों का निर्माण करेंगे। ये पुस्तकालय गांव का, पंचायत का शक्ति केंद्र होंगे। छोटे जब हम थे तो हमें एक संस्कृत का शब्द सिखाया गया, अभयारण्य। हमें कहा गया अभयारण्य वो जगह है जहां पे भय नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए। पुस्तकालय वो अभयारण्य होते हैं। और बाद के दिनों में समझ में आया कि गांव में, शहरों में पुरुषों के लिए तो बहुत जगह हैं, महिलाओं के लाने, मोड़ियन के लाने, बिटियन के लाने बहुत कम जगह है। इसलिए ये सारे पुस्तकालयों पर पहला अधिकार बुंदेलखंड की बेटियों और बहुओं का होगा। ये शक्ति केंद्र, अगर अंग्रेजी भाषा में कहूं तो इनेबलर के तौर पर काम करेंगे। लड़कियों की एचपीवी वैक्सीन हो, सर्वाइकल कैंसर हो, उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में समझाया जाना हो, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, उनकी मास्टर ट्रेनिंग हो, और दुनिया जहां में जो सक्षम लोग हैं उनके और इन जरूरतमंदों के बीच हम सेतु का काम कर सकें। क्योंकि पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जो एक आरती लिख गए हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसकी सबसे जरूरी पंक्ति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आपका है। अब साहब ये तो बातें हो गई। अब संकल्प के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए होती जो हमारी अकेले की नहीं थी। ये बात मैं फिर इस मंच से कह रहा हूं, जब हमने ये संकल्प लिया तो मन में ये भरोसा था कि दुनिया जहां के लोग मदद करेंगे। लेकिन उस भरोसे को मजबूत करने में मेरे मित्रों ने, सहयोगियों ने, मेरे अभिभावकों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत मदद की है। उन सबको भी हम एक एक करके मंच पर बुलाएंगे। मैं बहुत यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर हम समाज के लिए अपने स्वार्थ को किनारे रखकर कुछ करने चलते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति मदद करती है। मुझे मदद मिली है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। पुस्तकालय, यहां कैलाश जी बैठे हैं। पुस्तकालय वो जगह होनी चाहिए जहां पे गांव का हर वो बच्चा जो किसी भी किस्म की कमजोरी महसूस कर रहा है आए और मदद मांग सके। कैलाश जी बंधुआ बच्चों को छुड़ाते हैं। इन्होंने एक बच्ची को छुड़ाया। वो बच्ची थोड़ी देर में इतनी निर्भय हो गई कि उसने इनके पैर पे से हाथ मारते हुए स्थानीय भाषा में कहा, क्यों रे, तू पहले क्यों नहीं आया। कोई बच्चा किसी बड़े के पास जाके अधिकार जमा के अपनी जरूरत की बात कह सके, जिंदगी में इससे बड़ा कोई सुकून नहीं है। हम चाहते हैं कि माता प्रसाद पुस्तकालय और देश राग के तत्वाधान में बन रहे बाकी पुस्तकालय हमेशा ये सबक याद रखें कि दुनिया भर की बच्चियां, दुनिया भर के काकाओं और काकियों से ये कहने आई हैं, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें दान नहीं चाहिए, हमें शिक्षा की, स्वास्थ्य की तब तक मदद चाहिए जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। कोई बच्ची अगर मेरा कुर्ता पकड़ के ये कहती है कि काका मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हूं, मुझे जूते चाहिए, इसमें तुम्हारी महानता नहीं है कि उसने तुमसे जूते मांगे,
इसमें उसका बड़प्पन है कि उसने इतना हक समझा, तुम्हें इस लायक समझा कि तुमसे कुछ मांग सके। से पहले अब हम सुनने जा रहे हैं हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन तथास्तु, चलिए मैं कुछ बोलती रही हूं, मैं उन्हें ही बोलने देती हूं, जाकिर खान। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप लोग सब? देखिए साहब, आपके गांव के बारे में सिर्फ सुना था कि बड़ा जागृत है, बड़ा जीवित है। सौरभ भाई जैसे आदमी हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। एक तो किसी गांव को पुत्र दे तो ऐसा दे जो ऐसी रौनक अपने गांव तक लेके आए, युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जोरदार तालियां इनके लिए। हम जिस तरह की बात करते हैं उस तरह का मंच तो नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, कैलाश जी हैं, विकास सर हैं, ठीक है, अशोक सर हैं, विश्वास भाई यहाँ पे हैं, आपको ऐसी ऐसी कविताएं आज सुनाएंगे। आपका समा बन जाएगा भाई साहब। इस मंच को जिस तरह की इज्जत अफजाई होनी चाहिए वो ऐसे लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। सब हम लोगों के अभिभावक यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। पर सबसे जरूरी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो हैं आप लोग। आप लोगों का स्नेह प्रेम जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है, हमने सोचा नहीं था कभी कि उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में, उतने अंदर गांव में आकर इतना सारा प्रेम हमको मिलेगा। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया, इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि इस गांव ने सौरभ द्विवेदी जैसा बेटा दिया है। क्या लकी हैं आप लोग, कितना आपका सौभाग्य है। यहाँ पे मैं सौरभ भाई को पिछले 10 सालों से देख रहा हूं, है ना। आप लोग तो बचपन से उनको देख रहे होंगे। पर एक चीज जो मैं अपनी बात कम शब्दों में कह के खत्म करने की कोशिश करूंगा, मैं उनके जैसा पत्रकार अगर आपको बनना है तो उनके जैसा पत्रकार बनिए, ठीक है। उनके जैसा बड़ा भाई अगर कोई होगा तो वो भारत में नहीं है, उनके जैसा बड़ा भाई बनिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज बनाना चाहता हूं, यहाँ पे गुंजन यहाँ पे है, गुंजन कहाँ गई? गुंजन यहाँ पे है, हमारी दोस्त है गुंजन। भाई साहब, जीवन में लड़के कितने, जरा आवाज लगाएं यहाँ पे। दोस्त, अगर एक चीज सौरभ द्विवेदी से आपको सीखनी हो ना तो वो है कि उनसे बढ़िया प्रेमी कोई नहीं है। अपनी शादी की सालगिरह पे अपने गांव में लाइब्रेरी खुलवाने वाला पहला व्यक्ति है ये। दोस्त, जीवन में प्रेम करो तो इस तरह टूट कर करो और निभाओ तो ऐसा निभाओ कि सारी दुनिया के लोग एक साथ मंच पे बैठ के आपकी शादी की सालगिरह मनाएं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि सौरभ भाई के साथ मेरा इतना प्रेम है। मैं उनको साक्षात राम मूरत में देखता हूं। जहां जहां भी मैं दुनिया में खड़ा होता हूं, मैं उनका नाम लिए बिना नहीं खड़ा होता हूं। और मैं अक्सर सोचता था कि कितने सौभाग्यशाली होंगे वो सब लोग जिनको उनका सानिध्य बचपन से मिला होगा। तो आज जब मैं यहाँ इस मंच पे खड़ा हूं तो इस रश्क के साथ, इस जेलसी के साथ मैं आप लोगों को देख रहा हूं। कितने मुबारक हैं आप लोग, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। हम सब दोस्तों ने कोशिश करी है कि हम कोई भी अच्छा काम करें। इंसान, हमारी मम्मी, हमारी नानी, हमारी मम्मी मारवाड़ी में कहावत, राजस्थान की पृष्ठभूमि से हम आते हैं, उन्होंने कही थी एक बात कि नियत गैल बरकत होती है बेटा। जिसकी जैसी नियत होगी ना वैसा वैसा उसके बरकत होगी भाई साहब, है ना। तो उस नियत का ही आज ये सिला है कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी, है ना, माताओं बहनाओं के लिए जो प्रयास वो कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो इस लाइब्रेरी के माध्यम से कर रहे हैं पर अपने जीवन में भी जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम लोगों के साथ जो ज्ञान वर्षा शिक्षा जो वो देने की कोशिश करते हैं, वो सब हमारे काम में साझा हम करते हैं जब, तो हमको उसके फल अलग मिलते हैं, है ना। एक आखिरी बात के साथ मैं कहना चाहूंगा सौरभ भाई, एक कविता है मेरी जो मैं इनकी नजर करना चाहता हूं, है ना, कि जब हम लोग शुरू करते हैं कहीं से, जब कुछ नहीं होता उसके बावजूद, जब आसमान आपकी लिमिट होती है ना। एक शेर का है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे और घर से निकले हैं तो इतिहास लिखकर ही जाएंगे। एक अपनी कविता मैं सौरभ भाई को डेडिकेट कर रहा हूं, उसका नाम है मैं शून्य पे सवार हूं। कि मैं शून्य पे सवार हूं, बेदब सा मैं खुमार हूं, मैं मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। इसी के साथ हम अगले भाषण की ओर बढ़ते हैं। हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री, हम साथ साथ हैं, सरफरोश, दिलवाले जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है।
इसी के साथ साथ एक बहुत खास बात है, 2018 में स्टेज 4 मेटास्टैटिक कैंसर से जूझकर इन्होंने खुलकर अपनी बीमारी के बारे में जानकारी साझा कर लोगों को प्रेरित किया। अब इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे शोज में जज के रूप में सक्रिय हैं। मैं बहुत बड़ी फैन हूं उनकी, मेरी फेवरेट सोनाली बेंद्रे। नमस्ते। वैसे मुझे भाषण देना आता तो नहीं है, गिरजा ने कह दिया भाषण देना है, मुझे आता नहीं है। मुझे आदत है, मैं एक्टर हूँ भैया, मुझे लाइन दी जाती है, मैं पढ़ती हूँ, रटती हूँ और उसको कैमरा के सामने बोलती हूँ। तो यहाँ पे मुझे सौरभ ने या किसी ने मुझे कोई लाइंस दी नहीं, इसलिए मैं भाषण तो नहीं दे सकती। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो मौका मिला है मुझे यहाँ आने का, उसमें मैं गुंजन और सौरभ को कंग्रेचुलेशंस कहूँगी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलूँगी और कहूँगी कि इस तरह की ये जो दोस्त मिले हैं मुझे, पत्रकारिता से शुरुआत हुई, दोस्त बने सौरभ, वहाँ से जब हम मिले, दोनों को हमको किताबों का बड़ा प्यार है। जब हमने सुना कि वो पुस्तकालय बनाने वाले हैं, और ये बहुत साल पहले से बोल रहे हैं, गुंजन और सौरभ दोनों का सपना था ये। मेरी लाइन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं जहाँ पे बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं और हमने भी बहुत सारी कहते एक दिन करेंगे, एक दिन करेंगे, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो सपना मेरी आंखों के सामने कुछ ही सालों में इस तरह से पूरा करना मैंने आज तक नहीं देखा था। और इसलिए मैं इस जगह बुंदेलखंड इससे पहले कभी नहीं आई थी। सौरभ ने प्रॉमिस किया था कि मुझे माइंड ब्लोइंग खाना खिलाएंगे, वो उन्होंने खिलाया, बहुत अच्छा खाना था। और दूसरा बात, मुझे अपनी आंखों से देखना था कि ये पुस्तकालय उन्होंने खुद बनाया है और क्या शानदार बनाया है। सो आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट देम, क्योंकि जो उन्होंने कहा उस शब्द का उन्होंने बिल्कुल मान रखा है और उस पुस्तकालय को उन्होंने बनाया है। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और आप सबका भी कंग्रेचुलेशंस। आपका गांव यहाँ पे आसपास में पहला गांव है जहाँ पे ऐसा पुस्तकालय बनेगा। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं है, कहीं पे ये एक मूवमेंट है। क्या कहते हैं मूवमेंट को? हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड लगता है। मुझे लगता है एक मूवमेंट है जहाँ मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पे इससे प्रेरणा लेंगे, और ऐसे बहुत सारे, सिर्फ बुंदेलखंड ने नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन हम यहाँ से प्रेरणा लेके ये हमारे पूरे देश में इसको आगे बढ़ाए। मेरे पिताजी जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते थे, यानी हर साल, हर 2 साल में हम एक नए शहर में हुआ करते थे। तो मैं नेपाल से लेके चेन्नई तक सब जगह पूरे देश में घूम के बड़ी हुई हूँ। हर 2 साल जब आप स्कूल बदलते हैं तो आपके उतने दोस्त नहीं होते हैं बचपन के, तो मेरे दोस्त हमेशा मेरी किताबें रही हैं। और जहाँ से मतलब फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूलिंग कहते हैं, उससे भी ज़्यादा इन किताबों ने और ये कहानियाँ पढ़ के जो दुनिया मैंने देखी, उस दुनिया ने, उन किताबों ने मुझे इस तरह से हेल्प किया है। जब मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में आई जिसके बारे में मेरे पुरखों को भी कुछ मालूम नहीं था, ना कभी हमने उसके बारे में पढ़ा था, फिल्में देखना कभी इतना अलाउड नहीं था, और मैं उस इंडस्ट्री में आ गई थी। लेकिन पहली बार जब मैं प्लेन पे बैठी, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मैं इस दुनिया को नहीं जानती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैंने हर दुनिया के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानी में ज़रूर पढ़ा था। तो इसलिए मुझे लगता था कि मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ। हाँ, फिजिकली नहीं आई थी, लेकिन किताबों के ज़रिए ज़रूर आई थी। तो मुझे लगता है कि स्कूल ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जिस तरह किताबें पढ़ना, जो ज्ञान किताबों से मिलता है, उससे आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है। एंड जब आप किताबें पढ़ते हो, जो ज्ञान आपको मिलता है, उसके बाद देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू। और मैंने कहा था भाषण नहीं दूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, पर एक बात कहना ज़रूरी है। सौरभ जी की जो मम्मी जी ने जो कहा, वो बात इतनी सही है। एज अ माँ मैं कहती हूँ, और वो भी इस टाइम में मैं माँ बनी थी जहाँ पे यूट्यूब, और आई नो यूट्यूब आपके लिए बहुत है, लेकिन ये जो डिजिटल सोशल मीडिया आ गया था, वो बहुत मुश्किल था बच्चों को किताबों के प्रति प्रेम जागरूक करना। सो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। जो माता जी ने जो कहा था कि किताबें और कुछ जो वैल्यूज़ जो हम देते हैं, और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे हमने हमारे बेटे को कहा था, मेरे पति ने और मैंने, कि तुम्हारा जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस को क्या कहूँगी,
विरासत, तुम्हारी जो विरासत है वो तुम्हारा एजुकेशन है, ये तुम्हारी किताबें हैं, इसके ऊपर से हम और तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। हम आपको दुनिया का सबसे बेहतर एजुकेशन देंगे, ज्ञान के लिए किताबें, जो भी आपको ज्ञान के लिए चाहिए वो आपको देंगे, बाकी आपने बनाने का है। और उस समय मुझे याद है मेरे पति ने ये भी कहा था कि एक्चुअली क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे पैसे तो छोड़ सकते हैं, जायदाद छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नालायक निकला तो सब वैसे भी बेकार कर देगा। लेकिन अगर हम ज्ञान दें बच्चों को तो वो कुछ भी हो जाए, आज अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, पैसा है नहीं है, लेकिन जब आपके पास ज्ञान है तो आप कुछ भी करके अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं। और इसलिए एक बार फिर से सौरभ और गुंजन, congratulations, it's an amazing job that you have done and thank you so much कि आपने हमें इतना सम्मान दिया, यहाँ पे बुलाया, और वाकई खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनाली जी। अब मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनका भाषण सुनने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। यूपीएससी कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस के संस्थापक, 1996 में यूपीएससी परीक्षा पास की लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ शिक्षा क्षेत्र में आ गए। उनके यूट्यूब चैनल और वीडियो लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ विकास दिव्यकीर्ति जी को। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बुंदेलखंड में पहली बार एक तरह से मेरा आना हुआ है, इस तरह से कि मैं एक छोटे शहर के गांव के अंदर आऊं। एक तरह से सपना था कि जो असली हिंदुस्तान है उसको देखूं, महसूस करूं। पिछले 2 साल से सौरभ ने मुझे कई बार कहा कि बड़े भाई लाइब्रेरी बनने वाली है और उस दिन आपको आना है शुरुआत करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। तो मेरे मन में ये था कि एक छोटी सी लाइब्रेरी होगी, 10-15 लोग होंगे, वहाँ जाना होगा और एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे। पर जैसे जैसे बात बढ़ी, कुछ दिन पहले से खबरें सुनने को मिली कि 10,000 लोग आने वाले हैं। फिर पता लगा, कल जब मैं आया तो कई शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। मैंने बहुत आयोजन देखे हैं, अस्पताल का, स्कूल का, होटल का, पर लाइब्रेरी, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट, इतने बड़े पैमाने पर सम्मान की वस्तु बने, ये हमारे समाज में शायद पहली बार हुआ है। और मैं इसके लिए सौरभ को और बाकी सब दोस्तों को धन्यवाद करूंगा। मैं जानता हूं कि समय कम है और आप बहुत थक चुके हैं, बहुत सारे वक्ता बोल चुके हैं, बहुत सारे बोलने बाकी हैं। तो मैं क्योंकि टीचर हूं, मुझे क्लास में बच्चों के चेहरे देख के समझ में आता है कि कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बहुत कम 5-7 मिनट कुछ बातें करके, और फिर मैं चाहूँगा कि बाकी वक्ता और फिर कुमार विश्वास भी हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इतना समय हो कि आप उनको सुन सकें, आनंद ले सकें। ऐसे आयोजनों में सबसे बड़ी चिंता की बात ये होती है कि शुरू तो हो गया, 20,000 लोग भी आ गए, मंच पर बड़े बड़े नामी लोग भी आ गए, नेता भी आए, अभिनेता भी आए, सब आए। ये तो एक दिन की बात है। आज शाम होते होते ये पंडाल खत्म हो जाएगा, शाम होते होते आप अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? और कोई प्रयोग अगर केवल एक दिन की चकाचौंध बन के रह जाए, ऐसा अक्सर होता है, एक बार की बात नहीं है, ऐसा कई बार होता है कि कुछ शुरुआत हुई, बहुत बड़े पैमाने पे हुई, खूब तालियां बजी, उद्घाटन हुआ, मीडिया में छापा, बड़े बड़े पत्रकार आए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद उत्साह खत्म हो गया। आयोजकों का तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, समाज का उत्साह खत्म हो गया। मेरा सपना है कि ऐसी स्थिति इस प्रयोग की ना हो, और उस बात को समझाने के लिए केवल एक छोटी सी कहानी सुना के बात समाप्त करूंगा। उस कहानी में एक किरदार आप भी हैं, थोड़ा मैं भी हूं, ज्यादा सौरभ हैं। कहानी एकदम सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है, और वो आपको ये समझा सकती है कि इस लाइब्रेरी का भविष्य क्या हो सकता है
बशर्ते आप उसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 1999 की बात है, रियल बात है, कहानी नहीं है, रियल इंसिडेंट है। एक व्यक्ति थे जो NIIT नाम के संस्थान में दिल्ली में पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर थे। उनका नाम है प्रोफेसर सुगत मित्रा। सुगत मित्रा पढ़ा रहे थे और ठीक अपना जीवन चला ही रहे थे, पर उनके मन में एक सपना था कि जितना मैंने पढ़ा सीखा, अगर वो सिर्फ मेरे काम आया तो फिर उसमें सुख किस बात का है। क्या मैं अपनी शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं जिनके पास शिक्षा का क ख ग भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है। और ये वो समय है जिस समय भारत में कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। राजीव गांधी की सरकार में कंप्यूटर्स को लाया गया था और 1999 जब हम UPSC की तैयारी भी कर रहे थे, कंप्यूटर एक जाना पहचाना चेहरा था। ईमेल क्या होता है समझ में आने लग गया था और ये लग रहा था कि कंप्यूटर के बिना दुनिया चलेगी नहीं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने इंस्टीट्यूट के पीछे एक झुग्गी बस्ती थी, कालका जी दिल्ली में जगह है, शायद आप जानते होंगे। उस बस्ती की तरफ दीवार में एक छेद करवा दिया, सिर्फ दीवार में एक छेद करवाया और एक कंप्यूटर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ही दीवार के पास रखवा दिया। इतना ही किया बस। उस कंप्यूटर में बिजली का कनेक्शन था, एक माउस था, ऑन रहता था और कोई स्टाफ का मेंबर केवल देखता था कि कंप्यूटर ऑन रहे और कुछ भी नहीं किया। जो झुग्गी के बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, उनको कंप्यूटर दिख रहा था, वो छू सकते थे, लेके जा नहीं सकते थे उसको। और सुगत मित्रा देखना चाह रहे थे कि अगर बच्चों को एक्सेस मिल जाए, पहुंच मिल जाए, तो क्या उनके अंदर सचमुच खुद सीखने की ललक होती है या बच्चों को सिखाना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट था। 3 महीने तक उनकी टीम ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना कि कंप्यूटर रखा हुआ है, बिजली चल रही है, किसी से कोई बात नहीं की। धीरे धीरे देखा बच्चे वहां पर इकट्ठे होने लगे, कुछ करते थे, वीडियो गेम खेलते थे, कुछ और करते थे। और 3 महीने बाद वो आए, उन सारे बच्चों से मिले और उनसे कहा कि ये कंप्यूटर मैंने रखवाया था, आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं। सरप्राइजिंग बात है कि उन बच्चों ने ये कहा कि सर रखवा तो दिया, इसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है थोड़ी सी कम है और जो माउस है वो ठीक से काम नहीं करता है, माउस चेंज करवा दीजिए, प्रोसेसर अच्छा लगवा दीजिए, हम और सीखना चाहते हैं। और ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने साबित किया कि आप कुछ मत सिखाइए, केवल एक एक्सेस पॉइंट बना दीजिए जहां बच्चे आके अपने मन से कुछ कर सकें। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि ये तो भाई दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे स्मार्ट होते हैं और उनको तो पहले भी आइडिया होता ही है, ये गांव में नहीं चलेगा तुम्हारा। तो उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट इसी पे किया। उत्तर प्रदेश के एक बहुत पिछड़े गांव में, जैसे इस गांव के बारे में जो मेरे पास आइडिया है वो एक ही शिक्षा वगैरह में भी थोड़ा सा पीछे है, कुछ ऐसा ही गांव समझ लीजिए, चमारी गांव में समझ लीजिए। यही प्रयोग किया, एक कंप्यूटर रखवाया, उसके साथ बिजली का कनेक्शन, कोई गाइडेंस नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक कंप्यूटर। 3 महीने बाद फिर आए और देखा कि उस गांव के बच्चों ने भी अपने आप लड़ झगड़ के, आपस में भिड़ भिड़ के कंप्यूटर सीख लिया, गेम भी खेली, पढ़ाई करनी भी शुरू कर दी। फिर उनके मन में एक बात और आई और अब आपकी भूमिका आने वाली है इसी कहानी का हिस्सा बनकर। वो दक्षिण भारत में गए, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का एक गांव है जो तटीय गांव है, कोस्टल विलेज है, उसका नाम कलपिक्कम शायद है। ये कलपक्कम नहीं है जिसको हम जानते हैं न्यूक्लियर वजहों से, ये दूसरा गांव है, कलपिक्कम उसका नाम था। वहां क्या प्रयोग किया? ऐसा गांव जहां के बच्चों को ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी, केवल तमिल आती थी। और एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि कोई बच्चा अपनी जिज्ञासा से, अपनी मेहनत से क्या बायोटेक्नोलॉजी जैसा मुश्किल विषय सीख सकता है। तो क्या किया? कंप्यूटर रखा, कंप्यूटर में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा कंटेंट, कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियो, कुछ विजुअल्स डाल के रख दिए। अब बच्चे तमिल बोलने वाले हैं,
उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, कंप्यूटर भी नहीं आता है। 2-3 महीने के बाद जब रिसर्च हुई, बच्चों से बात हुई, तो एक बच्ची ने जो 12 साल की थी उसने ये कहा कि सर मुझे ये तो समझ में आ गया है कि जेनेटिक म्यूटेशन कैसे होता है, लेकिन अभी भी जेनेटिक म्यूटेशन की कुछ बारीक बातें नहीं समझ पा रही हूं, इसके लिए मुझे आपकी और मदद चाहिए। तो उस बच्चे का टेस्ट लिया गया और जब टेस्ट लिया तो पाया गया कि किसी अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में 30% लेवल इन बच्चों ने बिना किसी सुविधा के केवल कंप्यूटर के होने से खुद अचीव कर लिया। अब जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आप शामिल हो जाएंगे। कोशिश की गई कि इन बच्चों को कैसे हम और अच्छी सुविधा में ला सके, क्या करें। एक छोटा सा प्रयोग किया और यह प्रयोग एक और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने भी किया, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। प्रयोग क्या किया, उसी गांव की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30-35-40 के आसपास थी, दीदी समझ लीजिए, आंटी समझ लीजिए, चाची समझ लीजिए, जो बच्चों से बहुत प्रेम करती थी और बच्चे उनको बहुत मानते थे। वो महिला भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उस महिला से कहा कि आपको सिर्फ एक काम करना है, ये बच्चे लाइब्रेरी में आएंगे, ये बच्चे कंप्यूटर पे खेलेंगे, इनको इंग्लिश नहीं आती, तमिल में कुछ कुछ करते रहेंगे, ये जो कुछ भी करते रहें बस तुम खड़ी रहना और बीच बीच में इनकी पीठ थपथपा देना, इनका हाल पूछना और शाबाशी देते रहना। कुछ भी करें बोलना वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, इतना ही करना है बस। और 2 महीने बाद देखा गया कि केवल उस शाबाशी की वजह से, इसको ग्रैंड मदर मेथड कहा गया, केवल उस शाबाशी की वजह से उन बच्चों का स्कोर किसी भी महंगे प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तुलना में 50% हो गया, जो पहले 30% था। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स डॉक्यूमेंटेड हैं और इसी स्कूल से एक बच्चा ऐसा निकला। आज से 2 साल पहले सौरभ और मैं अमेरिका में 2 विश्वविद्यालयों में गए हुए थे वक्ता बन के स्पीच देने के लिए। उनमें से एक दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक येल विश्वविद्यालय है और येल यूनिवर्सिटी में मुझे ध्यान है बड़ा अच्छा सेशन था। सौरभ, मैं और वहां पर जो भारतीय भाषाओं को जानने वाले बच्चे थे वो सारे उसमें ऑडियंस थे। येल को देख के हमें लगा कि काश हम या हमारे समाज के लोग ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ पाते। और अब मैं जो पीछे ला रहा हूं बात को, उसी एक्सपेरिमेंट में महाराष्ट्र में एक शिरगांव नाम का गांव है जो पालघर इलाके के बीच में है। शिरगांव का एक बच्चा जिसका नाम था अरुण चौहान, इसी कंप्यूटर से अपनी मेहनत से सीखते सीखते ऐसा सीखा कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए उसका सिलेक्शन हुआ और केवल उस एक कंप्यूटर की वजह से हुआ। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, ये जो मजमा है इसका सौंदर्य है, एक दिन का सौंदर्य है। अच्छी फोटो आएंगी, आपको भी याद रहेगा कि वाह क्या मजमा जुटा था, बड़े बड़े लोग आए थे, कुमार विश्वास भी आए थे, राज्यसभा के उपसभापति भी आए थे, कैलाश सत्यार्थी जी भी आए थे। पर इस सबका असली सौंदर्य तब है जब ये चीज बहुत दूर तक जाए, और ये चीज दूर तक तभी जाएगी जब ग्रैंड मदर इफेक्ट वाला काम आप करेंगे। इस लाइब्रेरी में जो बच्ची आएंगी, मुझे जानकारी मिली है कि करीब 50 बच्चियों को सौरभ और गुंजन ने गोद लिया है। सौरभ और गुंजन के बारे में थोड़ा सा मैं अंत में बोलूंगा। ये जो बच्चियां आएंगी, इन बच्चियों का हौसला तोड़ने के लिए 50 शक्तियां काम कर रही होंगी। जब कोई बच्ची अपने घर से निकल के लाइब्रेरी में आएगी तो रास्ते में कम से कम 10 लोग बोलेंगे, क्यों जा रही हो बिना बात के, पागल हो, घर में चौका कर लो, क्यों ये सब कर रही हो। कुछ ऐसे लड़के भी होंगे थोड़ा परेशान भी कर देंगे। समाज के अपने सच होते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपने उन बच्चियों को शाबाशी दे दे के 1 साल 2 साल 3 साल यहां बैठने की आदत डाल दी, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आज से 10 साल 15 साल के बाद इतिहास में लिखा जाएगा कि एक लाइब्रेरी बनी थी, उस लाइब्रेरी की बच्चियों ने बड़े बड़े काम किए। आईएएस बनना, पीसीएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात, जैसे कि हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे, कि नौकरी लेने से अच्छा है नौकरी देना, कुछ बड़ा उद्यम करना।
एक लाइब्रेरी सौरभ ने बनाई है, ये बच्चे अपनी अपनी लाइब्रेरियां बनाएं और धीरे धीरे पूरे बुंदेलखंड का विकास हो। बस मैं अंत में सौरभ के बारे में 2-4 लाइनें कहूंगा। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? सौरभ मेरा छोटा भाई है, जैसे जाकिर का वो बड़ा भाई है, ऐसे मेरा छोटा भाई है। हमारे बीच का संबोधन ही ये है, वो मुझे फोन करता है, बड़े भाई कैसे हो? मैं बोलता हूँ छोटे भाई अच्छा हूं। उसकी इच्छा थी, उसकी जिद थी, उसने प्रयोग किया तो आना ही था। पर मेरे आने का एक छिपा हुआ उद्देश्य ये था कि मैं एक एकेडमिक व्यक्ति हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, जितना समय मिलता है मेरा मन करता है पढ़ता ही रहूं, कुछ और किताब पढ़ लूं। पर मैं सोचता हूं कि मैं एक विश्वविद्यालय या स्कूल शुरू करूं जिसमें बहुत सारे बच्चों की मदद कर सकूं, पर अब तक कर नहीं पाया हूं। उसने मुझसे बाद में सोचा, कर भी दिया। तो मेरे मन में कभी कभी ये आता है कि मैं एक बार यहाँ आके देखूं कि सोचने और करने के बीच का जो अंतराल है उसे कैसे भरा जाता है। और मेरे एक बहुत प्रिय कवि हैं जिनका नाम है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध वैसे कवि नहीं है जिनकी बात पे तालियां पड़ती हों। मुक्तिबोध वो कवि हैं जो दिमाग की नसें खोल देते हैं, जो खुद दिमाग की नसों के फटने से मरे थे क्योंकि समाज को लेकर बहुत तनाव में रहते थे। उन मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। अंधेरे में की 3-4 पंक्तियां हैं। मैं जब भी सौरभ से बात करता हूं मुझे वो पंक्तियां याद आ जाती हैं। और मैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा पवित्र है, महिला दिवस भी है, सौरभ गुंजन की शादी की 15वीं वर्षगांठ है, इन दोनों से बड़ी बात इस लाइब्रेरी की शुरुआत है और मेरे लिए बड़ी बात कि मैं इसका हिस्सा बन पाया। वो जो 3-4 पंक्तियां हैं वो ये हैं, ये सौरभ तुम्हें समर्पित है। कहां पर हो भाई? हाँ, ये सौरभ को समर्पित है। वह रहस्यमय व्यक्ति, ये व्यक्ति बहुत रहस्यमय है मेरे लिए, मैं इसको समझ नहीं पाता। ये कभी भी कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है अच्छा करता है, शानदार करता है। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में फिलहाल अभी के जीवन में इतना बड़ा हरफन मौला लियोनार्डो दा विंची जैसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, सौरभ ही है। तो मैं बहुत चुपचाप सीखता रहता हूं। तो मुक्तिबोध ने कहा, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। यानी जो मैं होना चाहता हूं, जो मैं सोचता हूं कि कर सकूं, वो इस रहस्यमय व्यक्ति ने अभी से करके दिखा दिया है। पूर्ण संभावनाओं का निखार वह अनिवार्य आत्मसंभवा। तो मैं चाहता हूं कि सौरभ जैसे इस गांव को मिला, मतलब किसका सौभाग्य मुझे नहीं पता, सौरभ का सौभाग्य है कि ये गांव उसको मिला, ऐसे माता पिता मिले। पर एक समय के बाद सौभाग्य बदल जाता है। आज मेरे ख्याल से इस गांव का सौभाग्य है कि सौरभ यहां को मिला। बचपन की बात अलग है, बचपन में सौभाग्य सौरभ का रहा होगा कि उसको ये गांव मिला, लेकिन आज पर ऐसा होता है कि एक समय के बाद कुर्सी से इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान से कुर्सी की पहचान होती है कि वो इंसान जहां बैठ गया उस कुर्सी का महत्व बढ़ जाता है। तो सौरभ को बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित सभी लोग इतने महान हैं कि उनके सामने बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं वहां देख नहीं रहा हूं, क्योंकि देखूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा। तो मैंने हिम्मत करके इतना बोल दिया। उन बच्चियों से जो लाइब्रेरी में जाएंगी उनसे एक ही बात कहूंगा। भवानी प्रसाद मिश्र एक लाइन लिख के गए थे, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। देखिए, जिनके पास पुश्तैनी जायदाद है, जिनके माता पिता बहुत बड़े उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके माता पिता नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमपी हैं, उनको अगर छोड़ दें तो बाकी सबके पास जिंदगी को बदलने का एक ही रास्ता है और वो है पढ़ाई, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए जिस देश की अधिकांश आबादी निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग की हो, वहां पढ़ाई से अच्छा कोई रास्ता नहीं है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का। पढ़ना जरूर है। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी गहरी बात कही थी, खाने के पैसे हो ना हो, जूते पहनने के पैसे हो ना हो, पैर में जूता चप्पल हो ना हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किताब ही है जो जीवन को बदलेगी। और भवानी प्रसाद मिश्र ने बड़ी सुंदर बात कही थी, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह उठा था आज सवेरे, उससे तो कुछ बढ़कर सो, उससे तो कुछ बढ़कर सो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उनका भाषण जिसके लिए हम सब उत्सुक हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ हिंदी कवि और वक्ता राम कथा मर्मज्ञ कुमार विश्वास जी को।
बचे कुछ लोगों